है कि लक्ष्य एक हो और मार्ग भी एक ही हो, हाँ, लेकिन कार्यशैली जैसे आपने कहा कि भिन्न-भिन्न हो सकती है, विचार भिन्न-भिन्न हो बिल्कुल। हाँ, सकते हैं, दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मूल है वो वही रहेगा। हाँ, वो तो अलग चीज़ है। अब आपका क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम है तो प्रेम में वही हम अभी स्टडी कर रहे थे समाज पे, जी। तो सोच रहे हैं कि पीएचडी कर दें समाज पे, थीसिस लिख के। आपने ग्रेजुएशन कर लिया आपने? नहीं, पीएचडी के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। यूनिवर्सिटी से थोड़ी ग्रेजुए ना बुआ जी, हाँ, पीएचडी। यूनिवर्सिटी से थोड़ी ना, वो तो केवल एक डिग्री है। अपना मतलब लिखते हैं जो अच्छा, उसमें। सेल्फ जी। स्टडी करके। तो हम सोचे, मैंने कहा एक हाँ। थीसिस, तो वही थोड़ा बहुत मतलब जो भी विचार मन में आता है तो बगल में रख देते हैं कॉपी, तो लिख देते हैं। हम्म, तो वही, तो वही प्राचीन, अभी हम उनको सुन रहे मतलब उनको पढ़ रहे थे, पूरी शंकराचार्य बाबा जी हैं। तो, हम्म, तो उनकी जो मतलब प्राचीन गुरुकुल परंपरा पे और मतलब उनका हम सुन रहे थे, तो हमको काफी प्रभावित किए। लेकिन थोड़ा अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी थोड़ी सी रूढ़िवादी सोच भी है कि यदि आप आधुनिक तरीके से नहीं जिएंगे, मतलब आधुनिक चीजें नहीं जोड़ेंगे ना, तो पिछड़ हम्म, जाएंगे। तो वही हाँ, चीज। बिल्कुल। समय के तो साथ तो चलना ही लेकिन पड़ेगा। जो हमारे जीवन में ना गुरुकुल परंपरा या जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ना, उसका जितना प्रभाव है बाबा जी, वो शायद जो हम मतलब अपने आप को पशु कहते हैं या पशुवत कहते हैं, जो आजकल की हमारी जिंदगी है ना, अगर हमारी वही हम्म, पुरानी वर्ण व्यवस्था हो जाए, जिसमें चतुर्वर्ण मतलब चतुर वो थे आश्रम, वो व्यवस्था हो हम्म, जाए, तो मनुष्य जो है ना वो वास्तव में इंसान बन जाएगा। क्योंकि हम उससे मतलब परसों वैसे ही बैठे थे, तो रात को लगभग 10:30 बजे बैठे और 12:30 1 बजे तक उसी में मतलब वैसे ही सोचते रहे, विचार करते रहे। और थोड़ा बहुत फिर चैट जीपीटी भी है, थोड़ा सा उससे जहाँ जहाँ मन कर रहा था उससे पूछ लेते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब मन की जो संशय होते थे तो मिट जाते थे। उतना नहीं, लेकिन फिर हम आपका ये वेदांत के ऊपर और अद्वैतवाद के ऊपर पढ़े। तो मतलब कहीं हम्म, ना कहीं ये चीजें हैं वाजी, अगर हम इन चीजों को जोड़ेंगे ना, जैसे संस्कार होता है, संस्कार व्यवहारिक शिक्षा हो गया, जैसे चाइना जापान वगैरह में है, लेकिन वो भी अधूरा है। उसका कारण है कि वहाँ वो समाज जो है ना पुष्ट नहीं करता है उस चीजों को। वो भी मतलब एक तंत्र टाइप का बन जाता है, जिसको मतलब पूजा कहते हैं ना, कि एक उपकरण टाइप का। तो वहाँ वो समझता हम्म, है कि वहाँ मनुष्य को उपकरण बना देते हैं। और भारत में ऐसा है, भारत में व्यक्ति जो है ना अभी इतना ज्यादा स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि उससे विचारों से और चेतना से स्वतंत्र नहीं। वो तो अभी भी हम्म, वो भेड़ वाला है कि बंधा हुआ है। लेकिन शारीरिक स्वतंत्रता इतनी ज्यादा हो गई है ना कि मतलब हम जो समाज कहते थे, जो परिवार कहते थे, उसमें जो प्रेम और एकत्व होता था। और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंसर जो हैं आजकल के, जैसे हम आचार्य प्रसाद को सुनते हैं, तो कहीं कुछ जगहों पे सही कहते हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसा मतलब जब वो कहते हैं ना कि मतलब तोड़ने की बात करते हैं समाज को, और कहीं ना हम्म, कहीं एकत्ववाद की बात करते हैं कि अकेले रहो, अकेले ये करो, अकेले वो करो, तुमको पाना है तो इसके लिए ये करो। तो कहीं ना कहीं वो सोच जो है गलत है। क्योंकि जब आप समाज में आते हैं ना, तो जैसे एक परिवार है, तो एक परिवार भी एक समाज है। और उसमें जो माता पिता हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, दादा दादी हैं, तो ये मिलकर एक संसार ही तो है। और ये चीजें नहीं होंगी ना तो आपका फिर परिवार चल ही नहीं सकता, वो परिवार परिवार है ही नहीं, है ना। और जब ये परिवार जब सुसंगठित होगा और आत्मनिर्भर होगा और व्यवहारिक गुणों से मतलब संपन्न होगा ना, कि भाई परिवार में क्या कोई चाहता है, बड़ा व्यक्ति चाहता है इज्जत दे, भले पैसा न हो, लेकिन इज्जत चाहता है, व्यवहारगत प्रेम चाहता है। और कहीं न कहीं हमारा जो डीएनए होता है, वो कहीं न कहीं हमें अपेक्षाकृत अधिक जोड़ता है, भाई लोगों की अपेक्षा। मित्र हो गया अलग चीज़ है, जैसे आपकी और हमारी मित्रता है। लेकिन जब आप परिवार की बात करेंगे तो परिवार को जितना महत्व देंगे उतना मित्र को मतलब देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पे परिवार की बात आएगी वहाँ पे परिवार सर्वोपरि होगा। तो वही चीज़ है। तो परिवार मतलब अभी जैसे कोरोना काल आया था, तो सब नौकरी वगैरह छोड़ कर के सब अपने घर, और घर पे परिवार ही नहीं होता तो कहाँ जाते? तो परिवार मतलब एकीकृत करने का समाज की प्रथम वो इकाई है, जो हमको मतलब एक व्यवहारगत, एक संतुलित समाज जो है वो विकसित करने का एक पहला एक कड़ी है। और जब परिवार सुसंगठित होगा, व्यवहारगत होगा, प्रेमगत होगा, और उसमें जब
एक अपना लचीलापन होगा उसमें, मतलब एक परिवार जब सुसंगठित होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो उससे उन्हीं परिवारों से मिलकर एक समाज बनता है। और जब परिवार सुसंगठित होगा तो समाज भी सुसंगठित होगा। और समाज जब अपने आप को परिवार की तरह मानेगा, परिवार की तरह व्यवहार करेगा, तो अपने आप राष्ट्र भी अपने आप सुसंगठित होगा। वही चीज है जो हमको, मतलब हमारे जो वेदांत में है या जो हमारे वेदों में है कि वर्ण वर्ण व्यवस्था, कि भाई 25 साल तक आपने जो है वो अध्ययन अध्यापन में लगाया। तो सर्वोपरि इसमें मतलब आता है कि जैसे जब यज्ञोपवीत होता है, तो यज्ञोपवीत होता है तो उसके बाद जो है बच्चा जो है वो 7-8 साल में हो जाता है। तो उसके बाद शिक्षा करता है। शिक्षा का मतलब जो व्यावहारिक शिक्षा होती है वो भी, और प्लस जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने से पहले जो हमको वर्ण और इसकी समझ को उत्पन्न करता है, और किताबें पुस्तकों का अध्ययन वगैरह से पहले का। तो ये एक कष्टदायक प्रक्रिया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है 7 से 14 साल की अवस्था जो होती है वो शिक्षा की होती है, और शिक्षा एक कष्टदायक प्रक्रिया है। कष्टदायक इसलिए कि उसमें थोड़ा कष्ट होता है। अगर आप पराखड़ी, वर्ण और गिनती वगैरह ये सब नहीं याद कर पाएंगे तो आपको थोड़ा पनिशमेंट मिलती है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे अन्य तरीके से हो, किसी न किसी तरीके से आपको मिलती है। तो आप पुष्ट होते हैं, आपकी सीखने की क्षमता मजबूत होती है। तो वो जो आपको कष्ट देते हैं, वो जो आपको पनिशमेंट देते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे लिए ही लाभदायक होता है, बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जब मजबूत हो जाते हैं, जो हमारे उसमें है कि भई गौशाला में या मतलब आग लगाना या कुछ भी करना, मतलब तो हमको कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाता है और हमारी स्किल डेवलपमेंट करता है। तो यही चीज़ जो होती है 14 साल। 14 साल से फिर 19 या 20 साल तक हम विद्या ग्रहण करते हैं। विद्या का अर्थ है जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, शास्त्र का अवलोकन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं थोड़ा बहुत। और इसी बीच हम, जैसे है कि भिक्षाटन के लिए जाते हैं, तो जब समाज में हम जाते हैं तो समाज का जो नजरिया है देखने का, और हमारा जो समाज को देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। तो जब हम समाज में जाते हैं, जब वो भिक्षा मांग कर लाते हैं, तो कहीं न कहीं समाज हमारे लिए एक परिवार बन जाता है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, हम वहाँ से उतना ही लेते हैं जितना मतलब हमको आवश्यकता होती है। जैसे हम अभी एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, तो कोई एक जगह है हिमाचल में, कहाँ पे है, वो बौद्ध गुरुओं की एक जगह है। तो उसमें मतलब वो एक पात्र लेकर के पूरी टीम जो है, वो चाहे वो 6 साल का हो, चाहे 8 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, सब जो है एक लाइन से जो है पूरे शहर में, तो उसमें मतलब भोजन के लिए और मतलब भिक्षाटन के लिए जाते हैं। और जो भी कोई देता है 1 चम्मच, 2 चम्मच सब लाते हैं। फिर उसके बाद जो गुरु होते हैं, धर्मगुरु जो प्रमुख होते हैं, उनके साथ सब मिल करके उसको ग्रहण करते हैं। और वो एक ही टाइम, 1 टाइम कीजिए, 2 टाइम कीजिए, 3 टाइम कीजिए, वो मायने नहीं है। लेकिन वो जो जाते हैं, उसको लाते हैं, वो जो मतलब लोग देते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि भई परिवार का एक संबंध हो जाता है। यदि कोई उस उन गुरुकुलों से निकल कर के कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई सैनिक बनता है, तो उसकी जो मानसिकता होती है, उसके जो विचार होते हैं ना समाज के प्रति, वो कहीं न कहीं प्रेमवत और कहीं न कहीं गरिमापूर्ण हो जाते हैं। और व्यवहारगत जो हम समाज के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी पनिशमेंट के रूप में हो या कोई भी, तो हमारा कहीं न कहीं हम संवेदनशील हो जाते हैं, और कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि यार किसी गलत को जो है कष्ट ना हो, और किसी गलत को हम कष्ट ना दें और कहीं दंडित ना कर दें। तो इसके प्रति तो कहीं न कहीं हम परिवार मान करके उस समाज को, कि भाई इसने हमको दिया है, उस समय जब हम मतलब भिक्षाटन के लिए आते थे और उस समय हमको जब आवश्यकता थी तो इन्होंने हमको दिया। तो वो मतलब फर्ज बन जाता है फिर कि उसके प्रति हम वफादार रहें, उसके प्रति हम एक मतलब आदर भाव रखें, और मतलब जो हमारा कर्म है, व्यावहारिक कर्तव्य है, उसके प्रति निष्ठ रहें। तो ये फिर जब हम विद्या अध्ययन करते हैं तो विद्या ददाति विनयम, तो यही चीजें जो है वो विनय रूप में आती हैं कि भाई सबका विनय करना। जब हम भिक्षाटन के लिए जाएं या कोई भी अतिथि आए, या जब हम विद्या ग्रहण करें, तो हमारे मन में मतलब विनय भाव हो। और फिर इसके बाद आता है 20 या 22 साल से गुरु की अवस्था, जहाँ पे हम गुरु के उसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो हमने पुस्तकें पढ़ी हैं, जो विद्या ग्रहण की है, फिर उसमें गुरु संशोधित करके कहता है कि जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें ये कहा गया है वशिष्ठ जी द्वारा और अन्य धर्म गुरुओं द्वारा भी, कि जो तुमने अध्ययन किया है और जो तुम्हारे शास्त्रगत जो तुमने पढ़ा है, जब उसको तुम अपने जीवन में उतारो तो जो अच्छा लगे, जो उचित लगे आपको उस समय, जब आप जो भी काम कर रहे हो, तो उसके अनुसार जो भी आपको उचित लगे वो ग्रहण कीजिए, वो अपने जीवन में उतारिए। और जो अनुचित लगे उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अनुभव गम्य और अध्ययन गम्य दोनों में अंतर होता है।
अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं कि भाई ये कर्म ऐसा करना चाहिए, और वहां पे आप दूसरा कर्म आपको लग रहा है कि ये नहीं यार, यहाँ पे एक और मार्ग उचित है यहाँ पे, तो आप उस उचित मार्ग को अपनाएंगे, ना कि वो जो लिखा हुआ है उसके अनुसार। तो मतलब फिर संशोधित करेंगे अपने जीवन में उसको, जो आपने पढ़ा है। तो तब अपने अपने जीवन में जब उतारेंगे उसको, तो वो व्यवहारिक ज्ञान हो गया। तो वो ज्ञान होता है। पहले आपने शिक्षा ग्रहण की, फिर विद्या ग्रहण की, फिर ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा आपके कौशल विकास में काम आता है, विद्या भी उसी काम में आती है काम। लेकिन जो ज्ञान होता है ना, वो आपको अनुभवगम्य और व्यवहारिक ज्ञान, मतलब आपको मनुष्य बनाता है। और जब आप इस चीज से गुजर करके गृहस्थ आश्रम में जब जाते हैं, तो आपका गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य होता है उसके प्रति आप समर्पित भी होते हैं, और एक दृष्टि भाव भी आपकी होती है, भाई आपका कर्तव्य क्या है। फिर आप जो धर्म है, जो आजकल के पंथ हैं, अलग अलग चीजें हैं जो आजकल अन्य भिन्न भिन्न लोग जो फैला रहे हैं, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, चाहे वो कविताओं के माध्यम से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, फिर आपका भटकाव नहीं होता उनके प्रति। फिर आप जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वो उनका रोजगार है, वो अपने कमाने के लिए वो चीज करते हैं। जबकि उस समाज को उसका मात्र 10% भी मिलता नहीं होगा उसका, मतलब कोई चीज। पर ये होता है कि समय जो है कट जाता है, जो उनको बुरा समय काटना था वो अच्छे समय में, या मतलब कथा सुनते हुए कट जाता है। तो वो चीजें हैं। लेकिन वो फिर व्यवहारिकगत जीवन में उतरना मुश्किल होता है। और जब नींव अच्छी होगी, तो उसके ऊपर जो ढांचा बनेगा, उसके ऊपर जो महल बनेगा, वो अवश्य अपने आप ही मजबूत होगा। तो यही चीजें समाज में फिर गृहस्थ आश्रम में आती हैं। फिर गृहस्थ आश्रम के बाद आता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 साल से बाद का आता है। इस समय जब आप अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर लेते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है वन में जाना है या संन्यास ले लेना है, या ऐसा नहीं। उसमें क्या करना है कि आप जब इस चर्या से गुजरते हैं, जब ये आश्रमों से गुजरते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जो आपके पुत्र हैं, आपने पहले पुत्रों की सेवा की या पुत्रों के लिए किया, अब पुत्र आपके लिए करते हैं। क्योंकि जीवन में चलाने के लिए केवल क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, बस। इससे ज्यादा और आप कितना भी धन रख लीजिए, जो आपके भाग्य में वो तो लिखा ही है, आप जो भोजन करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई करोड़पति हैं, अरबपति हैं तो ऐसा खाएंगे, सोने का खाएंगे, चांदी का खाएंगे, हीरे का खाएंगे, नहीं। खाएंगे आप वही ही, और जीवन चलाने के लिए। लेकिन जब आपके पास ज्ञान होगा, तो आपको पता है कि भाई शरीर को भोजन केवल चलाने के लिए चाहिए, न कि इतना कि भाई ठूस ठूस के हमारी तरह खा लो। तो वही चीजें हैं। तो जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो फिर आप मतलब उस चर्या को उत्पन्न कर लेते हैं, और 50 साल के बाद फिर आपका भोजन भी कम हो जाता है। और आप फिर जो आपकी आजकल की व्यवस्था है ना, कि डिपेंडेंसी ज्यादा है, कि पिता चाहता है कि भाई पुत्र मेरे मेरे को पूछ सके नहीं। वानप्रस्थ का मतलब है, वनप्रस्थ का मतलब है कि आपकी जो सोच है ना, वो वहां से बिल्कुल बदल जानी चाहिए। अब बेटा जो करे मर्जी वो करे। 50 के बाद, जब आप 50 के बाद हो जाए, चाहे वो 20 साल का, 25 साल, 25 साल के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में आ गया है, उसके बाद बेटा जो मर्जी वो करे। फिर आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है माता पिता को। जब आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे ना, तो आपके पुत्र अपने आप ही आपके प्रति आदरणीय और समर्पित रहेंगे। इसलिए कि जब आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो वो आपका जो गरिमा है वो बनी रहेगी। जब आप उसमें कोई उनसे लेन देन नहीं रखेंगे, तो आपके प्रति आदर भाव रखेंगे, सेवा भाव रखेंगे, इसलिए कि भाई अभी उनको जब इस चीज से गुजरेंगे, तो वो उनको लगेगा यार कहीं ना कहीं हमारे पिता ने जो हमारे लिए किया, वो कहीं ना कहीं बहुत गरिमापूर्ण और मतलब बहुत विश्वसनीय था। और फिर अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनका जीवन का आदर करें, और उनको वो चीजें दें जो वो जिसके वो लायक हैं, या जो हम दे सकते हैं उनको। तो फिर वो अपने आप ही, और उसके बाद आप जिस चीज में, मतलब जिस क्षेत्र में अनुभवी हैं, वो दान कीजिए। यहीं पे आप हमारे यहाँ ऋषि परंपरा देखेंगे, तो ऋषि परंपरा में ऐसा नहीं है कि कोई सुखदेव की तरह, या उसकी तरह क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ ऋषि हुए हैं जैसे नारद मुनि हुए हैं, तो बचपन से ही कोई बहुत बड़ा ऋषि बन गया है, नहीं। या व्यास जी की तरह वो हुए हैं जिनका जन्म ऋषि कुल परंपरा में हुआ है, तो उनके पुत्र जो होते हैं वो ऋषि बन जाते हैं। लेकिन बहुत कम। ऐसा तो है नहीं कि सबके पुत्र बन गए। आपके ये क्या नाम है इनका, द्रोणाचार्य जी थे, और उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। जबकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण नहीं बन पाए अश्वत्थामा। कृपाचार्य थे, उनके पुत्र जो थे वो भी उस परंपरा में आगे नहीं बढ़ा पाए। वैसे ही आपके विश्वसर्वा मुनि थे, उनके पुत्र देखिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी राक्षस बन गए। तो वही चीज है कि हर कोई मतलब ब्राह्मण का पुत्र या ऋषि का पुत्र ऋषि नहीं बन सकता है। तो ये परंपरा क्या है, ये आश्रम व्यवस्था के और आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर है। जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर है कि आप कैसा कर्म करते हैं। यदि आप गलत कर्म करते हैं, तो ब्राह्मण से सीधा राक्षस भी बन जाते हैं, नीच योनि में भी बन जाते हैं। और आप यदि शूद्र भी हैं,
वैश्य भी हैं तो आप ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण भी बन सकते हैं। तो यही परंपरा, तो यही चीज है। तो जब आप उसके बाद दान परंपरा शुरू करते हैं, आप अनुभव जो अपना बांटना शुरू करते हैं, तो आप ऋषि ऋषत्व की ओर होना शुरू हो जाते हैं। तब आप दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टा मतलब जो केवल देखता है, सुनता है, लेकिन उसे हस्तक्षेप नहीं करता है। जब आप उस परंपरा में आ जाते हैं, उस जीवन को जीने लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप जो है समाज को बेहतर करने के लिए अपने ज्ञान को, अपने विद्या को, अपने अनुभव को बाँटना शुरू कर देते हैं। और तब हमारा जो समाज है, वो अपने आप पुष्ट होने लग जाता है, क्योंकि उसको गुरुकुल परंपरा में जो ऋषियों की आवश्यकता होती है, वो कहीं न कहीं वो मिलना शुरू हो जाता है या मिलता है। तो जब हम्म। ये परंपरा मिलती है, तो अपने आप ही समाज मजबूत हो जाता है कि भई दान देने वाला फ्री में दान दे रहा है गुरुकुल परंपरा में। तो यही होता था। तो मतलब हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, वो ऐसा नहीं था कि वो निर्भर थी किसी के ऊपर। वो इसीलिए निःशुल्क थी, सबके लिए बराबर थी। और सब कर्मगत बन जाता है कि भाई अगर अगर एक लोहार का बेटा अच्छा लोहार बन सकता है, तो उसको क्यों फिर ज्ञान प्राप्त करना है? वो उसी क्षेत्र में जाएगा और जो उसके पिता ने ज्ञान दिया है, जो अपने समाज में व्यवस्था चली आ रही है, जो उसको संपन्न बनाती है। तो आप आज देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी है, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे अनिल अंबानी है, चाहे वो वेदांता के फाउंडर हैं, कोई भी हैं, तो उन्होंने कचरों से ही शुरुआत की थी। ऐसा तो है नहीं कि वो ब्राह्मण है, ज्ञानी है, क्षत्रिय है, कि देश की रक्षा कर रहे हैं, नहीं। वो वैश्य ही तो है। और इतने बड़े-बड़े वैश्य हैं। हमारे समाज को पुष्ट रखने वाले थे, उनमें धनपति जो थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, ना क्षत्रिय थे, वो वैश्य थे। तो यही चीज़ आज भी है। वो हम हमारी दृष्टि जो है वो थोड़ा भिन्न है देखने की, क्योंकि हम ना विचार नहीं करते हैं, शोध नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, और इससे मतलब हम कहीं न कहीं रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे अन्य देशों में होता है, तो उसपे रिसर्च हम्म। करते हैं समाज में जाके। यही चीज़ सबसे बड़ी गलती है हमारे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा में जो है बच्चों को समाज में नहीं ले आया जाता है। भाई विदेश में देख लीजिए, आप जर्मनी देख लीजिए, अमेरिका की, ब्रिटेन की पढ़ाई देख लीजिए। वो तीसरी चौथी क्लास के बाद वहाँ समाज में जाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन क्लास होती है, क्लास में पढ़ते हैं और 3 दिन जो है रिसर्च करते हैं आप बाहर समाज में जा कर के, कि क्या भाई व्यवस्था कैसी है, क्या होता है, क्या नहीं। ये चीज़ें हमारी गुरुकुल परंपरा में थी। जब आप भ्रमण के लिए जाते थे, भिक्षाटन के लिए जाते थे, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। तो आपका अनुभव बढ़ता था। तो यही चीज़ें हैं। तो जब ये व्यवस्था देखते हैं आप, जब ऋषि परंपरा आ जाती है, तो उसके बाद फिर जो हमारे वानप्रस्थ थे, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। संन्यास का मतलब है कि जब आप पूर्ण रूप से ऋषि परंपरा में चले जाते हैं, तब आप ना घर का भी त्याग कर करके, यदि आपकी इच्छा है तो आप उस ग्रह ग्रह का भी जब आपको अनुभव हो जाता है, तो आप ग्रह का भी त्याग कर देते हैं। पुत्र वधुओं का, पुत्रों का त्याग करते हैं, इसलिए कि भाई अब कोई मन में लालच नहीं रहता आपका, जब आप इस से गुजरते हैं तो। तब आपका मतलब पूरा हो जाता है वो चीजें। तो 75 के बाद, मतलब 75 या 80, 75 के बाद ही, जैसे मोदी जी को हम्म। रिटायरमेंट होती है, तो 75 75 के बाद आप हम्म। ऋषि परंपरा में चले जाते हैं। तब पूर्ण रूप से आप जो ग्रंथ लिखते हैं, वो 75 के बाद ही लिखना शुरू होता है, क्योंकि तब आप पूर्ण दृष्टा बन जाते हैं। तब आपकी जो सोच होती है ना, वो ऐसी होती है कि आप केवल देखते हैं, और जो चीजें समाज में कहीं ना कहीं गलत हैं, थोड़ा बहुत भी, उसको आप संशोधित करके उनको फिर एक नियम के तहत लाने की चेष्टा करते हैं। यदि आप उस लेवल पे हैं तो नियम के तहत लाते हैं। यदि आप चाणक्य या इतने बड़े मतलब शुक्राचार्य या द्रोणाचार्य की तरह हैं, तो समाज में स्थापित करते हैं। अन्यथा आप बड़े बड़े कुलाधिपति होते हैं जो इस लेवल के होते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करके, और उनके साथ मतलब, या राजाओं के साथ जो आजकल जैसे मंत्री वगैरह हो गए, इनको अपना मतलब एक दृष्टिकोण बता करके, दिखा करके, या अनुभव करा करके, या मतलब जो भी आपने अनुभव किया है उसको, विचार किया है उसको बता करके, उसमें संशोधित करते हैं कि भाई ये चीजें समाज में कहीं ना कहीं इस चीज को प्रभावित कर रही हैं, या आपको संशोधित करना चाहिए। और वो होती हैं, क्योंकि आप जब इस परंपरा से गुजरते हैं, तो जो आपके शिष्य होते हैं, वही भविष्य में मंत्री वगैरह ये सब बनते हैं। तो जब आप उस चीज से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें मानी जाती हैं, और फिर आपका जो एक सुदृढ़ समाज होता है ना, उसकी स्थापना होती है। और ये सब चीजें चलती हैं परिवार के आधार पे। और हमने आज जो परिवार को ना एक बाजार बना दिया है, एक व्यापार बना दिया है, जिसके कारण जो अपना भाई भी भाई है ना, वो भी मतलब आपको कहीं ना कहीं सब कुछ बेचने की चेष्टा करता है। यदि आपको कुछ देना भी है उसने, तो सोचता है यार, जब मैं दे रहा हूं तो मेरे को लेना भी चाहिए, कुछ मिले इसके एवज में। तो ये चीजें जो है वो परिवार को बाजार बना देती हैं।